बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लेक्चर जनरेटर प्रोटेक्शन रिले के हम पार्ट 2 को आज स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो होपफुली ये था, और आज का जो लेक्चर है वो आज की अच्छी बात से शुरू करते हैं। ओके जी। तो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के ऊपर है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के ऊपर हमारा टॉपिक था। तो इसकी थ्योरी हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली, इसकी प्रोटेक्शन स्कीम, इसमें प्रेफरेबल जो रिलेज पॉसिबल हो सकती हैं वो हमने डिस्कस की स्कीम्स के हवाले से। अब हम रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के ऊपर बात करेंगे। रोटर रोटेटरी पार्ट होता है जो जनरेटर का हम बात करते हैं, और जो रोटर होता है वो असल में उसका लेट से प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर इटसेल्फ एक रोटेटिंग पार्ट होता है, और उस जनरेटर का क्योंकि वो रोटर होता है एट द एंड पार्ट, जनरेटर के रोटर में कॉइलिंग हुई भी होती है, और वो स्लॉट के हिसाब से उसमें वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग कंडक्टर के साथ साथ पैरेलल में चल रही होती है, क्योंकि एक स्लॉट में मल्टीपल वाइंडिंग्स होती हैं, मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड वार्निशिंग के साथ कनेक्ट हुए हुए होते हैं। और वो वार्निशिंग जो होती है अगर वो हट जाती है तो वो दूसरे कंडक्टर को भी कांटेक्ट में ला सकता है और अपने साथ कांटेक्ट में, और साथ ही साथ वो कंडक्टर अपने स्लॉट को यानी स्लॉट ऑफ द बेस जिसके अंदर वाइंडिंग हुई भी है वो क्योंकि अर्थ होता है तो उसके साथ भी वो फॉल्ट अकर हो सकता है। इस सिनेरियो को हम रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। A single earth fault does not create any major problem in the generator, but if the second earth fault is occur, however, part of field winding will become short circuited and resulting an unbalancing magnetic field in the system, and consequently there may be major mechanical damage to the bearings of the generator. There are three methods available to detect the types of fault in the rotor. The methods are, तो ये मेथड डिस्कस करने से पहले हम सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो रोटर के अंदर अगर अर्थ फॉल्ट अकर हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई कंडक्टर की वार्निशिंग हट जाए या फिर वो ओवर हीट हो जाए, तो इस नतीजे में अगर उसकी वार्निशिंग उसकी इंसुलेशन हट जाती है तो वो टचिंग कॉन्टैक्ट में आपके बॉडी ऑफ दी स्लॉट के साथ आ जाएगा, स्टेटर के साथ आ जाएगा, रोटर के साथ आ जाएगा, सॉरी। अब इस सिनेरियो के अंदर अगर ये किसी एक स्लॉट में अकर हो जाता है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर ये एक ही स्लॉट में 2 टाइम्स हो जाए या किसी 2 स्लॉट में अलग अलग ये फॉल्ट अकर हो जाए तो इस सिनेरियो में आपका फॉल्ट मेजर कैटेगरी में आएगा और इसे रिमूव करना लाजिम होगा। और अगर ये फॉल्ट रिमूव ना किया गया तो उसके नतीजे में होगा ये कि आपका जो शॉर्ट सर्किट है उस रिज़ल्ट के नतीजे में आपका अनबैलेंसिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर सेम स्लॉट के अंदर है तो सेम स्लॉट में ही मैग्नेटिक फील्ड की अनबैलेंसिंग क्रिएट हो जाएगी, और अगर 2 अलग अलग स्लॉट में ये अर्थ फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, रोटर अर्थ फॉल्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड का एरर अनबैलेंसिंग क्रिएट कर देगी रोटर की रोटेशन के दौरान। और इसका इफ़ेक्ट जो है रोटर की जो, क्योंकि रोटर चलता हुआ पार्ट है, मैकेनिकल रोटेशन में है, तो इस रोटेशन का जो इम्पैक्ट है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड के इम्पैक्ट के ऊपर आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगी, अनबैलेंस होगी, और साथ ही साथ आपके बैरिंग की जो मैकेनिकल मूवमेंट है उसके अंदर भी ये इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग का बाइस बनेगा। तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो मैकेनिकल डैमेज तक पहुंच जाते हैं। अब ये फॉल्ट तो इलेक्ट्रिकल का है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो मैकेनिकल डैमेज की अकरेंस तक चला जाएगा। मैकेनिकल डैमेज से मुराद बेरिंग की रोटेशन की जो बैलेंसिंग है उसमें फ़र्क वाक़ई हो जाएगा। अब इस एरर को रिमूव करने के जो तरीके हैं वो आपके पोटेंशियोमीटर मेथड है, AC इंजेक्शन मेथड है, और DC इंजेक्शन मेथड है। अब आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नेक्स्ट यही है इसके ऊपर कि आपको इन रोटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की डिटेल्स बतानी है
कि पोटेंशियोमीटर मेथड, एसी इंजेक्शन मेथड और डीसी इंजेक्शन मेथड को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करके रोटर अर्थ फॉल्ट के इस एरर को, इस फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो आपको ये असाइनमेंट में बताना है, क्योंकि मैं डिटेल एक्सप्लेन करता है लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगी और ऑब्वियसली हमें असाइनमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन देने, तो इनके हवाले से आपको एक पैराग्राफ के तौर पे बयान करना होगा कि किस तरीके से रोटर अर्थ फॉल्ट को ये 3 मेथड के ज़रिए से ख़त्म किया जा सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइम मूवर फेलियर। अगर प्राइम मूवर आपका फेल हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या आप प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। इफ द प्राइम मूवर फेल्स टू सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी टू द जनरेटर, यानी वो रोटेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जनरेटर को, प्राइम मूवर, तो जनरेटर विल कंटिन्यू टू रोटेट इन मोटरिंग मोड। तो जनरेटर मोटरिंग मोड में कंटिन्यू करेगा। मोड दैट मीन्स इट टेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सिस्टम इंस्टेंट बाय सप्लाइंग टू द सिस्टम। इसका मतलब फिर ये होगा कि सिस्टम बजाय एनर्जी देने के वो फील्ड्स एनर्जी अपने आप को रन करने के लिए जनरेटर कंज्यूम करेगा, तो वो बजाय सप्लाई देने के वो सप्लाई लेना शुरू कर देगा। इसका यही मतलब है कि जनरेटर जो कि सप्लाई देता है उसके रोटर को रोटेट करने के लिए, प्राइम मूवर को रोटेट करने के लिए, लेकिन हो ये रहा है कि प्राइम मूवर जिस तरीके से रोटेट करना चाहिए लेकिन रोटेट नहीं कर रहा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करना चाहिए वो दे नहीं रहा, रोटेशन प्रोवाइड करना चाहिए वो दे नहीं रहा, तो जनरेटर को अपने रोटेशन मेंटेन करने के लिए फील्ड से एनर्जी ड्रेन करनी पड़ेगी। तो जनरेटर के इस केस को जनरेटिंग नहीं कहेंगे बल्कि मोटरिंग कहेंगे। वो जो हमने 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने कहा था आपको ज़रूर पढ़िएगा इलेक्ट्रिकल मशीन ऑफ द मोटर के केस में, कि 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो मोटरिंग होती है, डीमोटरिंग होती है, जनरेटिंग होती है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरे जो लेक्चर थे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, अगर आप वो देखें तो उसमें आपको डिटेल मिलेगी काफ़ी हद तक। तो सिस्टम को सप्लाई देने के बजाय सिस्टम की सप्लाई लेना शुरू कर देता है जनरेटर का जो रोटर है, यानी प्राइम मूवर की साइड पर ये एरर अगर हो जाता है तो फिर ये सिनेरियो इस तरीके से अकर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। इन द स्टीम टरबाइन द स्टीम एक्ट्स एज अ कूलेंट मेंटेनिंग द टरबाइन ब्लेड्स एट द constant temperature. Failure of the supply will therefore result in the overheating due to friction with subsequent distortion of the blades. अब यही सिनेरियो आगे ही कंटिन्यू हुआ है कि अगर आपका प्राइम मूवर टरबाइन के सिनेरियो में वो कूलेंट मैकेनिज्म मेंटेन नहीं कर पाता, तो होगा ये कि टरबाइन के जो ब्लेड्स होंगे वो फ्रिक्शन के नतीजे में, जो कि ठंडे होते थे, जिसका वाइस वर्सा सिनेरियो हमने यहाँ डिस्कस किया है, तो बजाय वो ठंडे होने के वो फ्रिक्शन पैदा करना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस पैदा हो जाएंगे टरबाइन के ब्लेड के अंदर। थर्ड पॉइंट के ऊपर हमारे द फेलियर ऑफ स्टीम सप्लाई कैन कॉज सेवर मैकेनिकल डैमेज इन एडिशन ऑफ इम्पोजिंग अ हैवी मोटरिंग लोड ऑन द जनरेटर। तो इसी तरह से अगर हम if the failure of steam supply can cause several mechanical damage in the addition of imposing a heavy motoring load on the generator। अगर आपकी इनकमिंग ऑफ दी सोर्स स्टीम है और वो कुछ फ्लो कम में आ जाती है या फिर आना कम हो जाती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा और एडिशन के तौर पे जो हैवी मोटरिंग लोड है वो जनरेटर के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मूवर तो रन करना ही है और आपकी सोर्स आना कम हो गई है, तो फिर इस सिनेरियो के अंदर भी वो मोटरिंग का केस आ जाएगा। रिवर्स पावर रिले इज़ यूज्ड फॉर दिस पर्पस एज सुन एज द जनरेटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन मॉनिटरिंग मोड द रिवर्स पावर रिले विल ट्रिप द जनरेटर सेट। अब होगा ये कि अगर आपकी सोर्स इनकमिंग नहीं आ रही या फिर जनरेटर आपकी मोटरिंग केस में चल रहा है, तो जब वो सप्लाई लेने लगता है तो इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आपकी रिवर्स रोटेशन में चल जाता है। दैट मीन्स रिवर्स पावर के अंदर वो रोटेट करने लग जाता है और रिवर्स पावर के अंदर जब वो रोटेट करता है तो अपोजिट डायरेक्शन में वो रोटेट करने लग जाएगा, तो इससे अनबैलेंसिंग क्रिएट होगी और बहुत सारे मैकेनिज़्म, इवन ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब जो फिनोमेना है इनको वायलेट करने लग जाएगा जनरेटर, प्राइम मूवर, टरबाइन के केस में। तो फिर आपकी रिवर्स पावर रिले इस सिनेरियो में लगी हुई होती है कि अगर आपका प्राइम मूवर, टरबाइन ऑफ द ब्लेड या जनरेटर रिवर्स पावर रोटेशन के
सिनेरियो में अगर रन करने लगता है तो इसको रिवर्स पावर रिले के ज़रिए डिटेक्ट करा जा सकता है और तब तक इसको इंटरप्ट रखा जाएगा जब तक इनकमिंग सप्लाई बिल्कुल बहाल नहीं हो जाती। दैट मीन्स कि अगर स्टीम आपकी सस्टेनेबल कंडीशन पे नहीं आ जाती या फिर आपकी जो प्राइम मूवर नॉर्मल रोटेशन कंडीशन में नहीं आ जाती तो आपके इस मोड ऑफ मैकेनिज़्म के बाद कि आपकी स्टीम ऑफ द इनकमिंग, चाहे वो स्टीम हो या दीगर सिनेरियो हो, टरबाइन के वाटर के सिनेरियोज हो, प्राइम मूवर आपका और जनरेटर, ये पूरे सिनेरियो में जब तक सस्टेनेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रिवर्स पावर रिले जो है आपके सिस्टम को इंटरप्ट रखेगा, ऑफ रखेगा। ओवर स्पीड प्रोटेक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। वाइल इट इज़ द जर्नल प्रैक्टिस टू प्रोवाइड मैकेनिकल ओवर स्पीड डिवाइसेस ऑन बोथ स्टीम एंड हाइड्रो टरबाइन, स्टीम टरबाइन जो कि थर्मल पावर प्लांट में लगती है और हाइड्रो टरबाइन जो कि आपके डैम के ज़रिए जो मैकेनिज्म पूरा होता है, हाइड्रो टरबाइन उसे कहते हैं, वाटर एज अ फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है। तो अगर इन सिनेरियोज़ के अंदर जो मैकेनिकल सिनेरियो में अगर स्पीड ओवर हो जाती है तो फिर होता यह है कि विच ऑपरेट डायरेक्टली ऑन दी स्टीम थ्रॉटल वॉल्व्स और मेन स्टेप वॉल्व, इट इज़ not usual to back up this devices by an over speed relay on steam driven sets। अच्छा जी, तो जैसे कि इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है कि अगर आपकी जो सिस्टम ऑफ मैकेनिज़्म मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन के अंदर जो चल रही हो और इनकमिंग सप्लाई आपकी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि वो ओवर स्पीड के अंदर आपका मैकेनिज़्म चलने लग जाए, चाहे वो स्टीम का हो या हाइड्रो टरबाइन का हो, तो इसमें होगा ये कि आपकी जो इनकमिंग सप्लाई ऑफ फ्यूल है उसको आपने कम करना होगा, चाहे वो वाटर का हो या फिर स्टीम का हो। जो भी फ्यूल इंजेक्शन है उसको, उस मैकेनिज़्म को अगर आप कम कर देंगे तो आपकी जो स्पीड है जो कि ओवर स्पीड पे जा रहा है मैकेनिज़्म, टरबाइन है, जनरेटर है, प्राइम मूवर है, तो वो एक सस्टेनेबल कंडीशन के ऊपर आ जाएगा। और इसी चीज़ को बैलेंस के तौर पे रखा जाता है। बाज़ सिनेरियो में होता ये कि जैसे मैंने स्टील मिल में जब इंटर्नशिप की थी तो वहाँ ये मैकेनिज़्म देखा था, TPBS थर्मल पावर प्लांट और टर्बो ब्लो स्टेशन, ये डिपार्टमेंट हैं 2 स्टील मिल के। तो इनमें यही हो रहा था कि स्टील मिल में जो जनरेशन हो रही थी 1 मेगावाट की टरबाइन से, तो आपकी कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी नहीं आ पा रही थी। तो उन्होंने करा ये कि एक मैकेनिकल फिज़िकल वॉल्व जो है अपने स्टेशन ऑफ द पैनल के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ था, जिसके ज़रिए वो स्टीम का जो प्रेशर था वो कम और ज़्यादा कर रहे थे, जिसके नतीजे में आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मेंटेन हो पा रही थी 47, 48, 48.5, 50 तो उनके लिए आइडियल थी। तो इस तरीके से वो मैकेनिकल वॉल्व को वेरी करते हुए फ्यूल के इंजेक्शन को कम ज़्यादा करते हुए उसके मैकेनिज़्म को स्मूथ बना रही थी। तो यहाँ हमारा जो मकसद है वो ओवर स्पीड को कंट्रोल करते हुए सिस्टम को स्मूथ बनाना है। और यही मैकेनिज़्म होता है कि अगर आपका वॉल्व लगा हुआ है, जैसे कि आपके पास जनरेटर होते हैं जो कि गैस जनरेटर होते हैं, तो उनके ऊपर उनके वॉल्व होते हैं मैकेनिकल वॉल्व जो कि स्टीम के इंजेक्ट को कम ज़्यादा करते हैं। तो ये बाकायदा कंट्रोलेबल मैकेनिज़्म होता है जो कि पैनल से जनरेटर के ज़रिए, जनरेटर ऑफ द पैनल या फिर एग्जिस्टिंग जनरेटर पैनल के अंदर ये मैकेनिज़्म लगा हुआ होता है कि वो उसके फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करता है, जिसके नतीजे में आपके जनरेटर की जो स्पीड होती है वो ओवर स्पीड के ऊपर नहीं जाती। तो ये मैकेनिज़्म मैंने देखा था इंडस फार्मा की कंपनी, जो कि इसकी मेडिसिन भी होती हैं, और ये कोरंगी के अंदर आपको मिलेगी, शायद सिंगर चुरंगी से पहले या उसके बाद है। तो वहाँ पर इधर 5 जनरेटर लगे हुए थे जिनके अंदर गैस के 2 जनरेटर थे और डीजल के 3 जनरेटर थे। तो गैस के जनरेटर को कंट्रोल करने का तरीका था कि उनकी जो फ्यूल इंजेक्शन ऑफ द गैस है उसके वॉल्व को कम ज़्यादा करके कंट्रोल की जाती थी स्पीड, फ्रिक्वेंसी, और जो डीजल जनरेटर थे उनके गवर्नर को कम ज़्यादा करते हुए इंजन के तरीके से आप उसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ भी हमें सिंक्रोनाइजेशन करनी थी और फ्रिक्वेंसी बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो डीजल जनरेटर और गैस जनरेटर को सिंक करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमने सिंक्रोनाइजेशन का तरीका इस तरह कुछ बैलेंस करके आगे बढ़ाया था। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इट इज़ हाउ एवर कंसीडर गुड प्रैक्टिस ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट्स as a response of governor is comparatively slow and the set is more prone to overspeed. The relay, when fitted, is usually supplied from the permanent magnet generator used for the control of governor. तो जो स्पीड का बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म है वो जनरेटर के साथ, गवर्नर के साथ जनरेटर का लिंक होता है कि अगर आप गवर्नर को
की सेटिंग को कम ज़्यादा करेंगे तो स्पीड और फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा उससे होगी और ओवर स्पीड के ऊपर आपका सिस्टम नहीं जा पाएगा। तो नॉर्मली जो छोटे जनरेटर यूनिट होते हैं जो घर में भी इंस्टॉल होते हैं जनरेटर के, उनके अंदर भी AVR और गवर्नर की सेटिंग मेंटेन करनी पड़ती है। बाज़ वाइब्रेशन के नतीजे में जनरेटर की जो गवर्नर की स्पीड होती है वो भी ओवर चली जाती है, इसकी वजह से आपका जनरेटर भी ओवर स्पीड के ऊपर काम करने लगता है। और विदाउट लोड जनरेटर ओवर स्पीड पर काम करे तो जनरेटर का इंजन फट जाता है या फिर वो बहुत डैमेज क्रिएट कर देता है, वाइंडिंग के ऊपर इसके बुरे असरात होते हैं। इसीलिए जनरेटर की जो गवर्नर की स्पीड है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, बैलेंस लोड के हिसाब से वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। वो जो आपके टेक्नीशियन है जनरेटर के, जो रिपेयर मेंटेनेंस वाले हैं, वो बेहतर जानते हैं उसको। हम और आप उसको इतना बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिस रहें तो उसको भी कंट्रोलेबल बनाया जा सकता है। ये मैंने किया है अपने घर के जनरेटर में भी 1-2 मरतबा, लेकिन ख़राब भी कर दिया था। तो ये है जी गवर्नर। तो ये बड़े जनरेटर का गवर्नर है, इसके अंदर कुछ वायरिक्स लगे हुए होते हैं कि कितनी स्पीड रखनी है और फ्रिक्वेंसी उस हिसाब से सेट हो जाती है। तो जितनी स्पीड है उसके हिसाब से आपको फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी के हिसाब से स्पीड आपको मिल रही होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैकेनिकल सेटिंग के मुकाबले में आपको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर ऑफ द फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट बना के देता है। और ये गवर्नर होता है बड़े जनरेटर का। छोटे जनरेटर का तो इंजन के साथ ही एक छोटा मैकेनिज्म होता है जो कि हम स्क्रू ड्राइवर ऑफ प्लस के ज़रिए से उसको वेरी करते हैं। अच्छा, ये AVR कार्ड है जनरेटर का, तो मैंने सोचा ये भी दिखाऊं आप लोगों को। तो ये AVR कार्ड है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये न्यूट्रल यहाँ लगता है और लाइन लगती है 220 का, और यहाँ से प्लस और माइनस आप सप्लाई प्रोवाइड देते हैं 12 वोल्ट के। तो यहाँ पर आप फर्दर इतनी डिटेल तो मुझे इसमें नहीं पता, लेकिन ये कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आपके जनरेटर के अगर 3 फेज़ का जनरेटर तो 400 वोल्ट मेंटेन करता है, सिंगल फेज़ का जनरेटर है तो 220 वोल्ट मेंटेन करता है। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर का कार्ड होता है जो जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेट करके रखता है। बाकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है। जनरेटर चाहे होंडा का अगर आप यहाँ देख रहे हैं पोर्टेबल छोटा जनरेटर हो, या फिर इस तरीके से एक बड़े, ये जनबारकर का जनरेटर आई थॉट ये जनबारकर का जनरेटर है। जनबारकर के जनरेटर में फ्रिक्वेंसी के इशूज़ जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो ये जनबारकर का जनरेटर इस तरह का होता है, ये आपको फील्ड में नज़र आएगा, और एक बहुत बड़ा जनरेटर होता है। बाज़ तो फर्स्ट फ्लोर भी इसका एक बना हुआ होता है जिसके अंदर ये सारे मैकेनिज़्म होते हैं। तो हम यहाँ से इसे कंटिन्यू करेंगे एक पॉज के बाद। रोज़ा भी खुलने वाला है तकरीबन। अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाइब्रेशन, क्योंकि जनरेटर जो होते हैं वो आपके मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। तो जब ये रनिंग कंडीशंस में होते हैं तो वाइब्रेट भी करते हैं। वाइब्रेशन डिटेक्टर्स आर यूजुअली माउंटेड ऑन दी बेरिंग्स पेडेस्टल्स, बेरिंग पेडेस्टल। द डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ कॉइल माउंटेड on springs between U-shaped permanent magnets. The voltage output from the coil, which is proportional to the degree of vibration, is passed from the coil into integrating circuits and then into interval indicating instruments. तो फर्दर मोर यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके वो जनरेटर्स जो कि जनरेटिंग साइड पे लगे हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे वो जनरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके एंड सिनेरियोस पे होता ये कि वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेट करने के साथ साथ उनमें वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे लगाए जाते हैं जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर सके, जिन्हें शॉक एब्जॉर्बर्स, वाइब्रेटर एब्जॉर्बर्स भी कहते हैं। और कुछ इस तरीके के कॉइल माउंटेड टाइप के यू शेप मैग्नेट होते हैं जो कि वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके के वाइब्रेशन इंडिकेटर्स भी जनरेटर के साथ लगाए जाते हैं कि अगर वो अपने सेट पैरामीटर ऑफ द रेंज से आउट हो जाए तो देन आपके जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं फर्दर मोर कोई इंटरप्शन, कोई जैसे मिसाल के तौर पे आपका सिस्टम जनरेटर का है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगा है, तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन जो कि वॉयलेशन तक चली जाती है। तो इन सिनेरियो में कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं कि जनरेटर के उन स्टेप्स या उन पैरामीटर्स को इंटरप्ट करवा देते हैं जो कि नॉर्मल फंक्शनैलिटी रोटेशन में नहीं काम करते। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जनरेटर अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो उसको बंद करवा देते हैं, फिर उसकी जो इस तरह के एरर्स हैं, ओमिशंस हैं, उन्हें ख़त्म किया जाता है। जिस तरीके से जनरेटर के अंदर जो
शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, वाइब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस नतीजे में आपके जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट सिनेरियो पे हम आगे चलते हैं। तो अब इस तरीके से अगर आप इस जनरेटर को देखें तो इनकी जो एक हाउसिंग होती है, अमूमन जनरेटर के नीचे आपने देखा होगा, और ख़ास तौर पे हमारे जो एक ऑल्टरनेटर हमारी लैब में भी रखा हुआ है, तो वो वाइब्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो उसको कम करने के लिए उसके अंदर एक रबर सरफेस लगाई गई जो कि वाइब्रेशन ऑफ जनरेटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। वो बिल्कुल एट दी एंड लेवल पे, यानी कि बिल्कुल यहाँ लगती है, यहाँ पे जनरेटर के बिल्कुल बेसमेंट पे, जो कि रबर लगाने का मकसद ये होता है कि जनरेटर की जो वाइब्रेशन जो शोर हो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, और जिस माउंट लेवल के ऊपर वो रखे हुए हैं वो ज़्यादा वाइब्रेट करते हुए उसके अंदर दरारें ना आ जाएँ। और जो इंजन के नीचे भी शॉक एब्जॉर्बर वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं जो सिस्टम की वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अगर अपने घर के जनरेटर में आप देखें तो ये भी एक एब्जॉर्बर है, ये ऑब्वियसली उसकी फाउंडेशंस की सपोर्टिंग ज़रूर है, लेकिन ये शॉक एब्जॉर्बर और वाइब्रेशन भी होते हैं। अपने घर में अगर आप जेस्को के जनरेटर देखें, जेस्को के जनरेटर क्योंकि मैंने देखे हुए हैं उस एग्जाम्पल में दे सकता हूँ, उसका जनरेटर जिस एब्जॉर्बर के साथ या एक शॉक एब्जॉर्बर वाइब्रेटर एब्जॉर्बर के साथ उसकी हाउसिंग के साथ कनेक्ट होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जनरेटर का इंजन उसकी माउंटिंग के साथ, हाउसिंग के साथ जिस तरह कनेक्ट होता है वो उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। तो नॉर्मल जनरेटर में आप ये देख सकते हैं, और वाइब्रेशन एक बड़ा सिनेरियो, एक केस है जो कि लाजमी कम होना चाहिए इसका इफ़ेक्ट। और जब हम मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं और जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस के नाम से कोर्स भी है जो कि उन्हें पढ़ाया जाता है, और वाइब्रेशन की पूरी एक साइंस है जिनके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बाकायदा इन्वॉल्व होती हैं, ऐसी कैलकुलेशंस हैं और उनकी मॉडलिंग है, और फिर उसको एलिमिनेट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं उनको उसमें डिस्कस किया जाता है। तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी एक सब्जेक्ट है बाकायदा मैकेनिकल्स के अंदर, मैंने पढ़ाया हुआ भी है ये कहीं पर, तो इसलिए मुझे थोड़ा इसका आइडिया भी है। तो वाइब्रेशन क्योंकि मैकेनिकल एस्पेक्ट है, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल सिनेरियोज़ में उसे कम ही डिस्कस करते हैं। हम इस पार्ट को इस तरह बस वाइंड अप कर सकते हैं कि एब्जॉर्बर और वाइब्रेशन, एब्जॉर्बर शॉक एब्जॉर्बर को लगा के वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट पे हम करते हैं बैकअप प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, जो कि लाजमी एक उसका जुज़ है कि विदाउट बैकअप प्रोटेक्शन आप उसको बैकअप प्रोटेक्शन आपके जो फंक्शनैलिटी है वो काम करती है। अगर आपने बैकअप टू बैकअप प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की हुई तो होगा ये कि आपकी एक करंट स्कीम ऑफ प्रोटेक्शन अगर फेल हो जाती है तो अगली प्रोटेक्शन उसके बैकअप में लाजमी होनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम फेलियर की तरफ चला जाएगा। बैकअप प्रोटेक्शन शुड ऑलवेज बी गिवन इन हाईली रेटेड मशीन लाइक सिंक्रोनस जनरेटर और ऑल्टरनेटर, जो कि बड़े लेवल के जनरेटर होते हैं, जनरेटिंग यूनिट के ऊपर लगे हुए होते हैं। इफ़ फॉल्ट्स अकर हैड नॉट बीन क्लियर्ड बाय द अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन स्कीम then backup protection relays should be operated to clear the fault। अब जिस तरह यहाँ बताया भी गया है कि अगर आपके प्राइमरी प्रोटेक्शन स्कीम वहाँ पर लगी हुई है वो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं करती, तो होता ये है कि उसको नल एंड वाइड करते हुए हम अपने बैकअप प्रोटेक्शन को वहाँ पर ऑपरेट करते हैं और वो फॉल्ट को डिटेक्ट करके नल एंड वाइड करा जाता है, इंटरप्ट करके सप्लाई को, जनरेटर को ऑफ करके। ओवर करंट रिलेज आर जनरली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ओवर करंट रिले क्योंकि जब भी जनरेटर आपके कुछ इस तरह के केसेस होते हैं कि वो फॉल्ट करंट, ओवर रेटेड स्पीड, ओवर स्पीड या जितने भी सिनेरियोज़ हों जनरेटर के जिनके अंदर बैकअप प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, वो हमेशा ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट या ओवर करंट के सिनेरियो के अंदर ही डिटेक्ट किए जाते हैं। और इसका बेसिक हल यही होता है कि ओवर करंट रिलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए इस फॉल्ट को डिटेक्ट करवाया जाता है और ऑपरेट करवाया जाता है एज अ बैकअप प्रोटेक्शन के तौर पे। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में हम आते हैं। बिकॉज ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ मॉडर्न मशीन इज़ ऑफन ग्रेटर देन 100%, द सस्टेन्ड फॉल्ट करंट fed from the machine into an external fault is invariably below the normal full load current. The normal IMD relays would not prove satisfactory because their current settings must be close to the full load and their time setting short if operation is to be obtained, resulting in portable lack of discrimination with other overcurrent relays in the system.
अब इस तरीके से ये पैराग्राफ पढ़ के भी हमें आइडिया हो रहा है कि हम जो अपनी आईएमडी की रिलेज लगाते हैं उनको लगाने का ये मकसद होता है कि वो इंस्टेंटेनियस एक्ट कर सकें ओवर करंट या करंट की सेटिंग पोजीशंस के ऊपर, और जो भी इस तरह के फॉल्ट अकर हों तो उनमें वो इंस्टेंटेनियसली एक्ट करते हुए फॉल्ट को डिटेक्ट करें और सिस्टम को फॉल्ट की तरफ ले जाने से प्रिवेंट कर सकें। लास्ट पैराग्राफ के ऊपर हम आते हैं। फर्दर द ओवर करंट रिलेज वुड मोस्ट probably operate for loss of field on the machine, disconnecting it permanently. To overcome this problem, has become customary to apply an overcurrent relay in combination with under voltage relay. The later relay controlling the fault setting of the former as shown in the figure below. अच्छा, यहाँ मैं फ़िगर शायद इंक्लूड नहीं कर सका हूँ, लेकिन इसमें बताने का मकसद यही है कि ज़्यादातर इन रिलेज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं ख़ास तौर पे ओवर अंडर वोल्टेज, ओवर करंट रिले, फॉल्ट रिलेज़। तो इनकी कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म के बिहाफ पर ही हम फॉल्ट्स को डिटेक्ट करवाते हैं, और जो हमारे एबनॉर्मल सिनेरियोज़ हैं उन्हें सेंस करवाकर फंक्शन को इंटरप्ट करवाया जाता है और फॉल्ट को रिपेयर मेंटेनेंस के ज़रिए से रिमूव करवाया जाता है, और उसके बाद आपके सिस्टम्स स्मूथ वर्क करने लगते हैं। तो यहाँ तक हमारा जनरेशन प्रोटेक्शन स्कीम का जो एस्पेक्ट है वो ख़त्म होता है। इसमें और भी एस्पेक्ट थे जो मैंने इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पार्ट जो हमने डिस्कस किया है वो इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा मैकेनिकल है, और मैकेनिकल पार्ट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी उस लेवल तक है। इसलिए यहाँ पे मज़ीद टॉपिक जो इससे रेलेवेंट हैं वो ही हमने डिस्कस किए हैं, जो इलेक्ट्रिकल और स्लाइडली मैकेनिकल होने चाहिए। बाकी जो इन डिटेल है वो होपफुली आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम जनरेटर प्रोटेक्शन रिले के पार्ट 2 को यहाँ पर एंड करते हैं। तो आज की अच्छी बात से आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो इस दुआ के साथ आज के लेक्चर को हम एंड करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबका और हमारा हामी और नासिर हो। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।